काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में लग्न से संबंधित एक अनोखी बात लेकर के आया हूं, जिसे आज तक आप लोग लग्न का अवयोग में कहना कह देते हैं कि मतलब लग्नेश अगर कहीं बैठ जाते हैं जैसे छठे आठवें 12वें में तो उसे लोग अवयोग कह देते हैं। पर उस पर ही एक अनुभव वाली बात है जो मैंने देखी है और जो कई बार ग्रंथों में देखने को मिल जाती है, तो उस पर ही एक आपको छोटा सा कार्यक्रम लेकर के आए। इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा कि सिर्फ लग्न के अधिपति अगर अष्टम 12वें और छठे में बैठ जाते हैं तो यह अवयोग तो होता है, इसे एक शब्द दे दिया गया कि अवयोग है, मतलब अवनति का एक मार्ग आपके जीवन में खुल रहा है। तो उसको हम अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं? दरअसल अगर आपकी कुंडली में कमजोरी देखने वाली बात बनेगी तो मैं उसमें कई सारी कमजोरियां भी निकल करके सामने रख दूंगा अगर आपको मुझसे पैसे कमाने हो तो। पर अगर हम उसको एक अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जहां अगर हम उस कुंडली के सारे पक्षों का समुचित अध्ययन करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें हमें इस बात का इशारा भी करती है कि बाबू रे, तुम्हारी कुंडली में जो ये स्थिति बनी है इसके एक मायने अलग ये भी होते हैं जिसको कि कोई बताता नहीं है कई बार। तो इसको समझने की स्थिति है, यहीं पर अब शुरू कर देता हूं बहुत ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए। देखिए, ये लग्न है, 9 नंबर की कुंडली बनती है, धनु नंबर की, धनु राशि की ये कुंडली है। क्लियर है? मतलब 9वें नंबर की राशि कौन हो गई? धनु राशि। अरे भाई, पहले नंबर पे मेष राशि, दूसरे नंबर पे वृषभ, तीसरे नंबर पे मिथुन, चौथे नंबर पे कर्क, उसके बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये तो 12 राशियां हैं। और आप तो इतने चालाक हो कि अपने आप को, आपकी बुद्धि इतनी तो तीव्र है कि कम से कम प्रत्येक विषयों को समझने की ताकत उसके पास है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे नहीं आती ये ज्योतिष की बातें समझ में, पर क्या उनका दिमाग इतना कमजोर है कि वो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? तो अपने दिमाग को इतना आपने प्रबल बनाया है कि उसको कुछ भी अगर डाला जाए तो वो कुछ भी सीख सकता है। ऐसा ही हमारे दिमाग को बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो लग्न के अधिपति यहां देखिए 12वें गए हैं। ध्यान से समझिएगा, इस कुंडली को ऐसे हम समझे, चाहे किसी की भी कुंडली में, चाहे आपकी ही कुंडली हो या किसी भी कुंडली में, अगर हम कुछ अच्छी चीजों को समझना चाहते हैं तो उसको ऐसे समझ सकते हैं। लग्न के अधिपति 12वें और पंचम के अधिपति भी 12वें गए हैं। ये अवयोग होता है। जैसे लग्नेश का 12वें में जाना, धनु राशि के अधिपति गुरु 12वें गए तो ये अवयोग लग गया। लग्न के अधिपति छठे में चले गए तो अवयोग लग गया। लग्न के अधिपति 8वें में चले गए तो अवयोग लग गया। लग्न के अधिपति 12वें में चले गए। अब विशेषतया बात मैं जो कर रहा हूं वो 12वें भाव की ही कर रहा हूं कि लग्नेश 12वें में चले गए। तो अब होगा क्या? ये यश का भाव है। ये यहां से व्यक्ति के पराक्रम करने के बाद परिणाम का भाव होता है, क्रिएशन का भाव होता है। व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी यहीं से बनती है अगर इस भाव को मजबूती मिल रही हो तो। अब जन्म कुंडली में यदि लग्न के अधिपति 12वें जाते हो तो उसका इशारा इस तरफ है कि व्यक्ति विद्वान, दार्शनिक, बुद्धिमान, यशस्वी और विदेशों में और दुनिया में, अपने देश में नाम कमाने की स्थिति में वो जा रहा है। अलग बात है कि आप करते नहीं हो, हाँ, क्योंकि आपको तो ये पता चल जाता है कि अरे यार मेरी कुंडली में तो अवयोग लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भाग्य भाव के अधिपति के साथ, पंचम भाव के अधिपति के साथ और साथ ही साथ जन्म कुंडली के 10वें भाव के अधिपति के साथ, गौर करिएगा, ये ऑडियंस का भाव होता है। यहां से आपको मास लेवल पे ऑडियंस मिलती है। ये विश्वविख्यात होने का भाव होता है। यहां से यश प्राप्त होता है। लग्न तो आप हो ही। तो अगर जन्म कुंडली में, गौर करने वाली बात है, यहीं पे जो समझने वाली, बिल्कुल बैठ के जाइए, बस 2 मिनट की बात है। लग्न के अधिपति अगर कभी भी पंचम के अधिपति, 9वें के अधिपति और 10वें भाव के अधिपति के साथ 12वें में बैठे हों, अष्टम और छठे में नहीं, 12वें में बैठे हों, तो आपको कोई ऐसा काम कर लेना चाहिए जो, अब आपको छोटे स्तर पे अपना काम चालू नहीं करके कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिसमें बड़ा नाम मिल जाए। बड़ा नाम
अब आप इसे यूं कह सकते हो कि अब आपको शॉर्टकट अपनाने का एक प्रोसेस और एक मेथड मिल गया है, जहां आप छोटे से काम से ही तुरंत ही बूम कर जाओगे, क्योंकि यह शॉर्टकट का मार्ग भी खोलता है। यह मीन राशि है, यहां पे वस्तुतः मीन राशि बनती है, जो पाद की राशि होती है, पैर की राशि। यहां पे सुपलियां होती हैं जिसपे संपूर्ण शरीर टिका होता है। यह मोक्ष का भाव है, यह विदेश का भाव है। लग्न के अधिपति 12 में गए तो अगर वो लग्नेश कमजोर हैं, जैसे मृतप्राय या अस्त हो गए, या फिर अपनी अवस्था में वो कमजोरी की तरफ जा रहे हैं, उस पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव रहा, या अगर वो नहीं भी रहे पर फिर भी अगर वो लग्नेश होकर के 12वें होकर के पंचम और 9वें के और 10वें के अधिपति के साथ 12 में जा रहे हैं, तो ये सिर्फ इंडिकेशन इस बात का मिलता है ग्रहों के द्वारा। ग्रह क्या करते हैं श्रीमान? सिर्फ ग्रह यही तो करते हैं कि यहां जाओगे तो ठीक होगा, इधर मत जाना, इधर ठीक नहीं है, यहां जाओगे तो ठीक, यहां जाओगे तो ठीक नहीं। मतलब विदेश जाओ, बाहर जाओ, शॉर्टकट अपना लो, जितना ज्यादा तिकड़म भिड़ाना चाहते हो भिड़ा लो, जितना ज्यादा मेहनत करना चाहते हो विदेश जाकर के कर लो, दूरस्थ चले जाओ, अपने घर से दूर चले जाओ। अब यह कमजोर कैसे हो जाता है? उसको कमजोरी ऐसे मिल जाती है, ध्यान से समझिएगा, उसको अवयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 12वां भाव है, वो व्यक्ति को सोख लेता है, उसके प्रभाव को, उसके प्रभावित करने की क्षमता को कमजोर करता है। वो सोखता होता है। सोखता मतलब समझते हो ना? सोखता, जहां पे पेट्रोल और डीजल गिर जाते हैं, किरोसिन गिर जाता है, तो वहां पे वो गद्दी रखते हैं दुकान वाले, उसको डालते हैं, वो उसमें सोख जाता है और फिर उसको निचोड़ लेते हैं। ये वही भाव है, सामान्यतया ये वही है जो आपके प्रभाव, प्रकृति, स्वभाव, गुण, विशेषण, विशेष्य को सबको सोखने का काम करता है। अब एक बात और बताता हूं, जरा समझिएगा। आप रहे भारत के भारतीय और चले गए विदेश, तो अब तो आपको अपने घर को देखने के लिए किसी नौकर चाकर को रखना होगा, या फिर आप दूरबीन लगाओगे या फिर कैमरा लगाओगे, पर उससे सभी चीजें दिख नहीं पाती हैं। अगर आप किसी को वीडियो कॉल पे देखते हो तो छूने की इच्छा होती है, पर महसूस तो कर लेते हो, पर वास्तव में छूने का आनंद अलग है। यही बात है यहां कि लग्न के अधिपति दूरस्थ जाकर के बैठे हैं, अभी उनका देखना बाकी है। ये इनके निकट नहीं बैठे, ये दूर जाकर के बैठे, ये यहां से घूमेंगे ऐसे, तब जाकर के यहां आएंगे। मतलब ये बाहर गए हैं, दूरबीन की आवश्यकता होगी, इनको देखने में दिक्कत हो रही है, इसी वजह से आपका घर कमजोर सा हो जाता है। पर वो ये इशारा कर रहा है, बाबू रे बाहर जाओ। यही बात दरअसल समझने वाली है। ये अवयोग होता है, आप अगर इस बात को नहीं समझोगे तो आपको ये कमजोर कर देगा, जो कि आपको परेशानी में डालने का एक कारण सिद्ध हो जाता है। और निस्संदेह एक बात बताता हूं, यहां पे 3 ही स्थितियां बनती हैं। लग्न के अधिपति 6ठे में बैठे तो हर बार व्यक्ति को बेल्ट कसना पड़ता है परिस्थिति से लड़ने के लिए। लग्न के अधिपति 8वें में बैठे तो परिस्थिति बनती बिगड़ती ज्यादा रहती है। मतलब आपको आपके जीवन में समस्याएं 2-4 हमेशा ही होती रहती हैं, जीवन बंद करके रह जाता है। पर 12वें है तो व्यक्ति को कमजोर करता है, पर उसका एक अपना अन्य लाभ भी है। यहां आयु देते हैं, यहां आपको जीवटता से मेहनत करने का भाव भी पैदा करते हैं, व्यक्ति हारता नहीं है। और यहां पे व्यक्ति को यह इशारा कर रहा है कि बाहर निकलो, अपने देश को छोड़ करके, अपने जमीन को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके जितना ज्यादा हो सके दूरस्थ जाकर के बैठ जाओ। तुम्हारे लिए रोजगार यहां नहीं है, विदेश में जाओ, जल यात्रा करो, हवाई यात्रा करो, बाहर निकलो, तब जाकर के आपका काम बनने वाला है। क्योंकि वो 12वें भाव में अगर लग्नेश बैठे हैं और विशेषतया तो उनकी 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी ना, 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, यानी कि लग्नेश जहां देखेंगे। अब यही बात और भी है जो गंभीरता से समझने वाली है कि अगर लग्न के अधिपति मान लीजिए शुक्र हुए और 12वें चले गए, तो 12वें जाकर के उनकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ेगी, तो लग्नेश जहां देखेंगे उस भाव में बल देंगे, यानी कि व्यक्ति के अंदर मेहनत करने की क्षमता और ऊर्जा का एहसास भी होगा। वो हर बार व्यक्ति उठ करके खड़ा होने का प्रभाव भी विकसित अपने अंदर से कर लेगा। यह बात समझने वाली है। और दरअसल यही बात तो समझने वाली है कि आप किसी भी चीज को सकारात्मक रूप से ले रहे हो या नेगेटिव रूप से ले रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। और निस्संदेह ये बात बड़ी समझने वाली है। लग्न के अधिपति अवयोग में हैं, मतलब अवनति का मार्ग खुला, पर अगर हम समझ गए तो हमारा काम बन गया, हमारे सफलता के मार्ग भी सिद्ध हो जाते हैं। और यही बात समझने वाली थी, सोचा आपको बता दूं। अब आइए, कल के कार्यक्रम में तो नहीं, परसों के कार्यक्रम में भी तो नहीं,
पर आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था भगवान ने क्या बात कही थी, बता दे। गीता जी के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है बताता हूं। यह जो काम है या जो रजोगुणी प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति के अंदर राजसिक गुणों का विकास होना और उसमें ही अपने आप को समाहित कर लेना, मतलब मैं राजा के सदृश हूं और मैं प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पाने का इच्छा रख रहा हूं अपने मन में, मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। प्रत्येक दिन जो है वो जैविक क्रियाएं बदल रही हैं। एक चीज पा लिया तो दूसरे की तरफ, एक कांटा निकाला तो दूसरा धंस गया। मतलब यह है कि प्रत्येक कर्म में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें इस रजोगुणी प्रवृत्ति को हटा लो, उससे अपने आप को मुक्त कर लो। और जैसे ही आपको उससे मुक्ति मिल जाती है, निस्संदेह आपका काम सफल हो जाता है और आप श्रेष्ठ कर्म को करने वाले बन जाते हो। मतलब उसमें यह ना रहे कि भाव कैसा है, भाव शुद्ध आत्मीय होना चाहिए। प्रेम करना भी है तो उसे ऐसे लेवल पे ले जाकर के स्थापित कर दो जहां काम की इच्छा खत्म हो जाती हो। बस यही बात है और कुछ नहीं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।